Good morning, all of you. Today I will discuss the definition of property. संपत्ति अंतरण की परिभाषा से क्या समझते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने आपको इंटरप्रिटेशन क्लास बताया था, जिसमें स्थावर संपत्ति, लिखित और रजिस्टर्ड और सूचना, अनुयोज्य दावा इत्यादि के संबंध में जो इंटरप्रिटेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी, जो कि सेक्शन 3 में दी गई थी, उसको हमने बताया है। इसके बाद हम जो है आज संपत्ति अंतरण की परिभाषा डेफिनिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को हम बताएंगे, क्योंकि सेक्शन 5 में दिया गया है। डेफिनिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि सेक्शन 5 में दिया गया है। संपत्ति अंतरण की परिभाषा, अंतरण की परिभाषा। संपत्ति अंतरण की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 में दी गई है, जिसके अनुसार संपत्ति का अंतरण एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्तियों को या एक जीवित व्यक्ति से दूसरे एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों से, एक से अधिक जीवित व्यक्तियों, एक जीवित व्यक्ति से दूसरे अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं संपत्ति को जो है वर्तमान में या भविष्य में जो अंतरित करता है, वह जो है संपत्ति का अंतरण कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को या एक से अधिक जीवित व्यक्ति से दूसरे एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में जो संपत्ति का अंतरण करता है या भविष्य में संपत्ति को अंतरित करता है, वह जो है संपत्ति का अंतरण कहा जाता है। तो संपत्ति के अंतरण के संबंध में महत्वपूर्ण चीज यह है, यह एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को किया जाता है। एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को किया जाता है। जीवित व्यक्ति को किया जाता है, अर्थात यह है क्या होता है, इंटरवाइवर्स होता है। संपत्ति का अंतरण क्या है, इंटरवाइवर्स। संपत्ति का अंतरण क्या है, यह इंटरवाइवर्स होता है। एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्तियों को किया जाता है, या एक से अधिक जीवित व्यक्ति से दूसरे अन्य एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को किया जाता है। वर्तमान में या भविष्य में जो अंतरण होता है, जिससे एक से दूसरे जीवित व्यक्ति को हित प्राप्त होता है, हित का अंतरण होता है, ऐसे अंतरण को संपत्ति का अंतरण कहा जाता है। यह अंतरण वर्तमान में भी हो सकता है, भविष्य में भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है, संपत्ति का अंतरण एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति के मध्य ही होना चाहिए। यह इंटरवाइवर्स होना चाहिए, एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को होना चाहिए। वर्तमान में हो सकता है या भविष्य में हो सकता है। और यह जो है
इसके अंतर्गत और क्या आती है? कंपनी संगम या व्यक्तियों का निकाय। कंपनी संगम, इसके स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अंतर्गत कंपनी संगम, संगम मीन्स कोई एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय, व्यक्तियों का निकाय, कॉर्पोरेट बॉडी है का निकाय, जो निगमित हो या नहीं, जो निगमित हो या नहीं, हो या नहीं आता है। कंपनी संगम व्यक्तियों का निकाय जो निगमित हो या नहीं आता है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 यह परिभाषित करती है कि संपत्ति का अंतरण जो है एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को जो है किया जाता है। इसमें कंपनी हो चाहे संगम हो या व्यक्तियों का निकाय, इसको भी अंतरण किया जा सकता है। तो एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति के मध्य अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो है किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दृष्टांत के तौर पर यह कहा जा सकता है कि ए नामक व्यक्ति अपनी संपत्ति बी को हस्तांतरित करता है, हस्तांतरित करता है। जो कि ए नामक व्यक्ति बी को अपनी संपत्ति कब हस्तांतरित करेगा? जब वह पैदा हो जाए। बी जब वह पैदा हो जाए हस्तांतरित करता है। ए नामक व्यक्ति बी को अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी जब वह पैदा हो जाए हस्तांतरित करता है। ठीक, इसका तात्पर्य है। और ये जो है बी के पहले ही मर जाता है। ये जो है बी के जो है मरने के पहले ही, ये बी के जन्म लेने के पहले ही मर जाता है। ये जो है बी के जन्म लेने के पहले ही मर जाता है। अब उसकी एक पत्नी है, एक की पत्नी है सी, और तो संपत्ति बी में तब तक हस्तांतरित नहीं होगी जब तक कि बी जीवित पैदा हो सकता है बी जन्म लेने के पहले ही गर्भ में ही मर जाए। तो बी का यहाँ जीवित जन्म लेना आवश्यक है। ये जो संपत्ति का प्रॉपर्टी का होल्डर है, इसके पहले ही बी के जन्म लेने के पहले ही मर जाता है। तो संपत्ति का अंतरण, हस्तांतरण किसको होगा? उसमें संपत्ति इसकी का धारक तब तक इसकी पत्नी को संपत्ति धारण करेगी जब तक कि जीवित पैदा न हो जाए। अर्थात ये जब, क्योंकि संपत्ति का अंतरण एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को किया जाता है, जब ये पहले ही मर जाता है तो संपत्ति का अंतरण बी को न होकर इसकी पत्नी सी को हो जाएगा। इस तरह से इसका जन्म लेना, संपत्ति का हस्तांतरण तभी होगा जब ये जीवित व्यक्ति बी को जब वह पैदा हो जाए तभी संपत्ति का अंतरण हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो सवाल उठता है कि इसमें संपत्ति का अंतरण, पहला इसका है, इसमें संपत्ति का अंतरण
एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को किया जाता है। एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को अंतरित किया जाता है। एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को, अर्थात संपत्ति का अंतरणकर्ता तथा अंतर्ती दोनों संपत्ति के अंतरण के समय जीवित होने चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण होता है। तो इसमें अगर व्यक्ति जीवित नहीं है, अंतर्ती जीवित नहीं है, जब तक वह जीवित न पैदा हो जाए तब तक संपत्ति का अंतरण उसको नहीं होगा। इस तरह से कहा गया है कि क्या मूर्ति जो है जिसको कि विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, क्या संपत्ति का अंतरण उसके पक्ष में हो सकता है? न्यायालयों ने या विभिन्न विनिश्चयों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि मूर्ति चूंकि जीवित व्यक्ति नहीं है, मूर्ति जीवित व्यक्ति नहीं है, उसमें संपत्ति का समर्पण या संपत्ति का अंतरण उसको नहीं किया जा सकता है। तो संपत्ति के अंतरण के लिए व्यक्ति का जीवित होना आवश्यक है, और यह संपत्ति का अंतरण वर्तमान में भी हो सकता है और भविष्य में भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का जीवित रहना आवश्यक है। तो मूर्ति को संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, मूर्ति को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, फिर भी उसके पक्ष में संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 5 ऐसा करने से मना करती है। क्योंकि सेक्शन 5 कहती है कि संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्ति से, एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को या स्वयं को, किसी या अन्य को वर्तमान में भविष्य में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। तो एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति के मध्य अंतरण है, और इसके अंतर्गत जो है कंपनी को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है। कंपनी रजिस्टर्ड सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी और पार्टनरशिप फर्म तथा क्लब, कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, क्लब इत्यादि को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है। विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है। विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होने के नाते वह संपत्ति को अंतरित कर सकती है, क्योंकि कंपनी व्यक्तियों के समूह से मिलकर के बनती है। कंपनी व्यक्तियों के समूह से मिलकर बनती है। कंपनी भले ही एक कृत्रिम व्यक्ति है, तब भी चूंकि वह व्यक्तियों के समूह से मिलकर बनती है, इसलिए कंपनी के पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। मीन्स एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति के मध्य ही अंतरण समझा जाएगा। अगर कोई जीवित व्यक्ति है, वह कंपनी के संबंध में कंपनी को कोई चीज़ अंतरित करना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह जो है संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है, क्योंकि कंपनी
चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, वह कुछ व्यक्तियों से मिलकर के कंपनी का निर्माण होता है। तो कंपनी को जीवित व्यक्ति माना जाता है और जीवित व्यक्ति होने के नाते कंपनी को विधिक व्यक्तित्व भी प्राप्त है, इसलिए कंपनी को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। और रजिस्टर्ड सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जिसका गठन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत किया गया है। तो सोसाइटी विभिन्न व्यक्तियों के समूह से मिलकर के बनती है, जिसको भी संपत्ति का हस्तांतरण करने का अधिकार दिया गया है। अर्थात रजिस्टर्ड सोसाइटी चूंकि व्यक्तियों के समूह से मिलकर के बनती है, इसलिए रजिस्टर्ड सोसाइटी भी संपत्ति को धारित कर सकती है, तथा उसके पक्ष में भी अंतरण किया जा सकता है। तीसरा है पार्टनरशिप फर्म, भागीदारी फर्म। क्योंकि फर्म में विभिन्न भागीदार होते हैं, उन विभिन्न भागीदारों के मध्य संपत्ति का अंतरण प्राप्त किया जा सकता है। संपत्ति का अंतरण भागीदारी फर्म को भी किया जा सकता है, क्योंकि भागीदारी फर्म विभिन्न व्यक्तियों के समूह से मिलकर के बनती है। विभिन्न जो अन्य प्रकार के कई तरह से भागीदार होते हैं, क्योंकि जिनका कि कारोबार में लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है, और जो मिल करके संयुक्त रूप से कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार का संचालन करना चाहते हैं, उनको भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। वो भी जीवित विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे, जीवित व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। और क्लब, जो क्लब होता है वह भी विभिन्न व्यक्तियों के समूह से मिलकर के बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्लब को भी संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कंपनी और रजिस्टर्ड सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म तथा क्लब इत्यादि को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। कंपनी संगम व्यक्तियों का निकाय, जो निगमित हो या अनिगमित, वो भी जीवित व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्पष्टीकरण में लिखा गया है कि जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी संगम व्यक्तियों का निकाय जो निगमित हो या नहीं वह भी आता है। कहने का तात्पर्य है कंपनी को भी किया गया हस्तांतरण जीवित व्यक्ति के समान समझा जाएगा, और जीवित व्यक्ति होने के नाते कंपनी को भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। संगम मीन्स कोई एसोसिएशन है, तो संगम कोई एसोसिएशन है, उसको भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। या कोई भी निगमित निकाय है, कॉर्पोरल बॉडी है, कोई भी निगमित निकाय, कोई भी निकाय चाहे निगमित हो या अनिगमित, ठीक, उसको भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। अर्थात विधिक व्यक्ति का तात्पर्य है कि जो स्वयं वाद ला सकता है, जिसके नाम से स्वयं वाद लाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में कंपनी, संगम तथा व्यक्तियों का निकाय इत्यादि को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, और इस प्रकार से इनको भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। तो धारा 5 के अंतर्गत संपत्ति का अंतरण एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति के मध्य हो सकता है और इनको किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि किनको संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। संपत्ति का अंतरण जो है मूर्ति को, जिससे कि भले विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है कि मूर्ति संपत्ति को धारण नहीं कर सकती, ऐसी परिस्थिति मूर्ति को संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अंतर्गत इसका एक अपवाद है, जो कि धारा 13 में है, जहाँ की संपत्ति का अंतरण अजन्मे व्यक्ति को भी किया जा सकता है, और धारा 13 को छोड़ करके अन्य किसी भी धारा में संपत्ति का हस्तांतरण जीवित व्यक्ति के ही पक्ष में किया जा सकता है, क्योंकि धारा 13 एक अपवाद सिद्ध करता है
जिसमें आजाद व्यक्ति के पक्ष में भी, अर्थात ऐसा चाइल्ड जो भी अनबार्न है, ऐसा चाइल्ड जो कि अनबार्न है, जो कि अभी जन्म नहीं लिया है, उसके भी पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। धारा 5 का अपवाद धारा 13 है। 13 को छोड़ करके संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत किसी भी संपत्ति का अंतरण एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को ही किया जा सकता है। देन I want to conclude here lecture. The next lecture I will tell you tomorrow. Thank you very much.